8 आपके सामने मौजूद है। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 से ही हम सेलुलर आर्किटेक्चर की जानिब हम आ गए थे, और लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सेलुलर आर्किटेक्चर देखा था। देन हमने 1G मोबाइल आर्किटेक्चर देखा। फिर हमने लास्ट जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने 2G मोबाइल आर्किटेक्चर जो कि GSM आर्किटेक्चर है उस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली थी। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 पे, और इस पे हम देखेंगे 3G मोबाइल नेटवर्क, 3G आर्किटेक्चर, और इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, 3G आर्किटेक्चर को डिस्कस करने से पहले एक स्लाइड के अंदर हम 2G आर्किटेक्चर का क्विक रिव्यू देखते हैं, और ताकि हमें आसानी हो जाएगी कि हम इसके बाद फ़ौरन भी हम 3G आर्किटेक्चर देखेंगे तो हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, और हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो 2G से हम 3G के अंदर आए हैं इसमें हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और हमारे पास सर्विसेज क्या क्या चेंज हुई हैं, हमारे पास न्यू सर्विस हमें क्या मिली हैं। तो एक क्विक रिव्यू देते हैं हम 2G आर्किटेक्चर को। देखिए, 2G आर्किटेक्चर को मैंने आपको बताया था, इसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, MS, BSS और NSS। BS का मैंने बताया, सॉरी, MS का मैंने आपको बताया था कि ये आपका मोबाइल स्टेशन है। 1G आर्किटेक्चर के अंदर आपको खाली एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिल जाता था जिसको आप मोबाइल हैंडसेट का नाम देते थे, और ये आपके टावर के साथ कनेक्ट हो जाता था। इसमें सिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मोबाइल डिवाइस आपके पास फिक्स हो जाती थी। जबकि जब हम 2G आर्किटेक्चर के अंदर आए थे तो हमने कहा था कि अब जो है आपको मोबाइल डिवाइस और सिम अलग अलग मिलती है। आपको मोबाइल डिवाइस अलग परचेज करनी पड़ती है, और सिम जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। ये जिस नेटवर्क का भी आप परचेज करते हो ये आपको उस नेटवर्क के ऊपर अथेंटिकेट करवाता है, और फिर आप इसको जिस भी मोबाइल डिवाइस के अंदर आप इसको इंसर्ट करोगे वो डिवाइस जो है आपके नेटवर्क के साथ अथेंटिकेट हो जाएगी, और फिर वहाँ पे ये मोबाइल डिवाइस जो है नंबर डायल कर सकती है, आपकी कॉल को इनिशिएट करवा सकती है, आपकी वॉइस को जो है रेडियो सिग्नल पे कन्वर्ट करवा के जो है ट्रांसमिट करवा सकती है। ओके, ये आपके MS का काम था। MS से हम आगे फर्दर बढ़े तो BSS का सेक्शन आता है हमारे पास। BSS के अंदर हमने कहा था कि BSS जो है मेनली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक कहलाता है BTS और एक कहलाता है BSC। BTS का काम क्या है? वायरलेस कनेक्टिविटी फराहम करना आपके मोबाइल स्टेशन को अपने विद इन अ सेल, ये अपने इर्द गिर्द एक सेल स्टेब्लिश करता है, और इस सेल में अगर कोई मोबाइल स्टेशन आएगा तो ये कनेक्टिविटी फराहम करता है। BSC का काम क्या है? BSC का काम ये है कि जनाब ये जो BTS हैं इनके ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी पावर होगी, और अगर मोबाइल हैंडसेट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, यानी हैंड ओवर हो रही है कॉल, तो उसको कंट्रोल करना, ये सारे काम जो है BSC के थे। यानी ये जो BSS का पोर्शन था ये हमारे पास रेडियो एक्सेस नेटवर्क को कंट्रोल करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट हमारा NSS था। NSS आपका पूरा मेन कोर नेटवर्क है, वो आपका NSS है। NSS के अंदर आपके पास MSC था। MSC जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, जस्ट लाइक आपका टेलीफोन एक्सचेंज, कॉल को सेशन को स्टेब्लिश करवाना, सेशन को एंड करवाना, सेशन पे आपने कॉल कितनी देर आपने बात की, उस पर कितनी अपना चार्जेस लगे आपके ऊपर, क्या क्या सर्विसेज आपको मिली, आपने SMS किया, सारे मामलात सारे जो है ये MSC आपके डील करता है। सही। और ये कैसे डील करता है? ये डील करता है विद द हेल्प ऑफ VLR, HLR, AUC, EIR, ये सारे आपके डेटाबेस हैं, इनकी मदद से डील करता है। VLR और HLR जो है आपके कस्टमर का रिकॉर्ड रखते हैं, हाँ भाई कौन कौन से कस्टमर है, उनका नंबर क्या है, उनका कोड क्या है, वो सारे VLR HLR देखते हैं, इनकी सर्विसेज क्या है, इनके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, सारे मामला यहाँ पे ये लोग देखते हैं। AUC क्या करता है? अथेंटिकेट करता है, हाँ भाई ये हमारे नेटवर्क का बंदा है या नहीं है, वो इसी सिम को देखते हुए, सिम के कोड को देखते हुए AUC अथेंटिकेट करता है, हाँ भाई इसको हमने कनेक्टिविटी देनी है या नहीं देनी। EIR क्या करता है? ये मोबाइल का IMEI नंबर इसके पास स्टोर होता है, देखते हैं भाई हाँ भाई ये IMEI नंबर जो है इस नेटवर्क पे अलाउ है या नहीं है। अगर ये अलाउ नहीं है तो हम इस मोबाइल डिवाइस को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, या हमारे नेटवर्क पे काम ही नहीं करेगा ये। तो इन सब की हेल्प लेते हुए MSC जो है कॉल को इस्टेब्लिश करवाता है। और हमने कहा था कि अगर कॉल जो है किसी अदर नेटवर्क पे जानी होती है तो MSC के ज़रिए जो है GMSC के पास जाती है, गेटवे MSC के पास, और गेटवे MSC के पास अदर नेटवर्क जस्ट लाइक PSTN पे कॉल इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर हमने कहा था एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं OSS। इसका काम क्या? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना। ये MSC के साथ कोर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, अलार्म आते हैं, कोई भी मामला आते हैं डील करने, यानी मॉनिटरिंग का काम यहाँ पे होता है। ये सारी बातें हमने 2G आर्किटेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर ली थी। 2G के साथ। और अभी देखें RNC, नोड बी, यूई, इनके नामों पे मत जाओ। अभी मैं सिर्फ आपको 2G आर्किटेक्चर के रेफरेंसेस को समझा रहा हूँ मैं, फिर वन बाय वन एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए जिस तरह 2G आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास MS होता था, यहाँ पे UE है,
सही। वहाँ पे BTS होता था, यहाँ पे नोड बी है। वहाँ पे BTS होता था, यहाँ पे RNC है। वहाँ पे MSC होता था, यहाँ पे भी MSC है। वहाँ पे GMSC होता था भाई दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने के लिए, वहाँ पे यहाँ पे GMSC है। क्लियर हो गया, ये दोनों सेम है। इसी तरह VLR, EIR, VLR, HLR, AUC सबके सब सेम है। तो आप ये देखो, ये पूरा एरिया जो है जस्ट लाइक आपका 2G आर्किटेक्चर की तरह ही है। 2G आर्किटेक्चर, ये MS हो गया, ये BSS हो गया, ये NSS हो गया। क्लियर होगी बात। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब हमने 3G आर्किटेक्चर के अंदर डेटा सर्विसेज इंक्लूड कर दी हैं। 2G के अंदर डेटा सर्विसेज नहीं थी हमारे पास, बहुत माइनर सी हल्का फुल्का डेटा इंट्रोड्यूस कर, लेकिन समझ लो नहीं थी। यहाँ पे 3G के अंदर हमारे पास डेटा सर्विसेज यहाँ से इंक्लूड की हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर थोड़ा सा और इजाफा कर दिया गया है, SGSN का और GGSN का। अब जो आपके RNC, जिस तरह 2G आर्किटेक्चर के अंदर सारे RNC जो हैं जाके MSC के पास कनेक्ट होते थे, अब आपके RNC MSC के साथ साथ SGSN के साथ भी कनेक्ट होते हैं। यानी कोई बंदा अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अगर वॉइस कॉल करेगा तो वो उसकी वॉइस कॉल आपके BTS से होते हुए, आपके BSC से होते हुए, MSC से होते हुए, GMSC से होते हुए वॉइस कॉल आपकी स्टेब्लिश हो गई। लेकिन अगर कोई बंदा बोले कि नहीं यार, मैंने कॉल करनी है, मैंने कॉल नहीं करनी, मैंने डेटा यूज़ करना है, तो कॉल जो है आपके पास RNC तक पहुंची और यहाँ से फिर कॉल कहाँ जाएगी, आपके SGSN के पास। अब MSC के पास नहीं जाएगी, क्योंकि अब आप डेटा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। फिर GGSN के पास होते हुए आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी करवा दी जाएगी। तो 3G आर्किटेक्चर के अंदर दो पोर्शन है, एक कहलाता है वॉइस नेटवर्क, वॉइस वाला पोर्शन, और एक कहलाता है डेटा नेटवर्क, यानी डेटा नेटवर्क की कनेक्टिविटी वाला पोर्शन। अब देखो, मैं यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, मैं इसको BTS कह रहा हूँ। ये सारी बातें मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। मैं अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखें, यहाँ पे है यूज़र इक्विपमेंट, एडवांस फॉर्म है यहाँ पे मोबाइल स्टेशन की। अब यूज़र इक्विपमेंट के अंदर वही आपके पास, देखें सॉरी, पहले आर्किटेक्चर को देखते हैं। ये यूज़र इक्विपमेंट है, तीन पोर्शन है इसके अंदर। यूज़र इक्विपमेंट, UTRAN जिसको हम कहते हैं UMTS, टेरिस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और थर्ड वन है कोर नेटवर्क, जस्ट लाइक NSS के। यहाँ बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो यूज़र इक्विपमेंट है इसका वही काम है जस्ट लाइक आपके MS के की तरह का, मोबाइल स्टेशन की तरह का। लेकिन इसमें एक एडवांस फीचर ये हो गया कि यहाँ पे सिम और मोबाइल फ़ोन एडवांस हो गए थोड़े से। अब ये डेटा कनेक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्टफोन्स आपके इनिशिएट, यहाँ पे स्मार्टफोन्स आपके आ गए हैं जो कि आपकी डेटा कनेक्टिविटी करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें देखें आपका यूज़र इक्विपमेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वही मोबाइल डिवाइस है और वही यू सिम है। पहले सिम थी, यहाँ पे यू सिम आ गई, यानी यूनिवर्सल सिम। यानी आपको डेटा कनेक्टिविटी यहाँ से इस्टेब्लिश करवाने के लिए सिम थोड़ी ही चेंज हो गई है यहाँ पे, और इसका फंक्शन वही है जस्ट लाइक आपके MS 2G आर्किटेक्चर की तरह। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड हो गई, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, यानी ये डिवाइसेस अब एडवांस हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू MS के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। वहाँ पे जो BSS था, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे BSS के अंदर, यहाँ पे BSS नहीं, यहाँ पे UTRAN है और यहाँ पे नोड भी है। नोड बी जो है BTS की जगह पर है, लेकिन इसको नोड बी क्यों कहा गया? नोड बी इस वजह से कहा गया कि इसके अंदर हार्डवेयर चेंज हो गया। अब इसमें BTS वाला हार्डवेयर नहीं है, वो BTS वाला हार्डवेयर तो है, प्लस यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे हार्डवेयर इन्होंने इंक्लूड करवा दिया। क्योंकि अब इन टावर को जो है मोबाइल के साथ खाली वॉइस कम्युनिकेशन नहीं करनी है, मोबाइल के साथ इन्होंने डेटा कम्युनिकेशन भी करनी है। और फिर मैंने आपको 1G आर्किटेक्चर में पढ़ाया था, वहाँ पे इस्तेमाल होता था FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर मैंने आपको 2G आर्किटेक्चर में पढ़ाया था, वहां पे इस्तेमाल होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये जो यहाँ पे 3G आर्किटेक्चर है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन तीनों का काम क्या था? ये जो बीच में इंटरफेस कनेक्टिविटी है ना, तो मैंने कहा था FDMA क्या करता था, फ्रीक्वेंसी, यानी जो टावर की जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती थी। तो अगर 2, 3, 4 वही मोबाइल आ जाते थे, फिर अगले मोबाइल को आके वेट करना पड़ता था कि भाई जब कोई मोबाइल फ्री होगा तो मुझे वो चैनल मिलेगा तो मेरी कॉल इस्टेब्लिश होगी। फिर आया टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस 2G नेटवर्क के अंदर। हमने कहा कि हम क्या करते हैं, टाइम स्लॉट्स बना देते हैं, इस टाइम पे तुम्हारा काम है, इस टाइम पे तुम्हारा डेटा जाएगा, इस टाइम पे तुम्हारा डेटा जाएगा। इस तरह क्या हुआ, हमने जो इस नेटवर्क, जो हमारी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। अब CDMA के अंदर क्या हुआ, हमने कहा कि यार इस टावर पे जितनी फ्रीक्वेंसी है ना, वो हर मोबाइल को मिलेगी। अब आप हर मोबाइल को सेम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो क्लैश तो आएगा नहीं, क्लैश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हर मोबाइल को जो है अलग अलग कोड वर्ड असाइन कर दिया है।
यानी सबको फ्रीक्वेंसी सेम मिल रही है, हाई फ्रीक्वेंसी मिल रही है, लेकिन सबके पास अलग अलग अपना अपना कोड है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसे हम कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इस मकसद के लिए ये हमने क्यों किया, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों दी, क्योंकि अब हमने यहाँ पे डेटा सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हार्डवेयर सारा चेंज हुआ हमारा। हमारा जो है मल्टीपल एक्सेस का जो हमारा CDM में हमारी जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है वो चेंज हो गई यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हार्डवेयर चेंज हुआ उसको हम कहते हैं नोड बी का हमने नाम दिया है। ओके, अब नोड बी से हमारी कनेक्टिविटी होती है आपके पास RNC में। वहां पे BSC के पास होती है, BSC कंट्रोल करता था, यहाँ पे RNC कंट्रोल करता है। RNC क्या है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जस्ट लाइक आपके BSC के तौर पे काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है कि ये डेटा सर्विसेज को भी कंट्रोल करता है। पहले क्या था कि ये उन BTS को कंट्रोल करता था जो कि सिर्फ वॉइस के साथ डील करते थे, अब ये हार्डवेयर डील करता है नोड बी के साथ, तो इसका हार्डवेयर भी चेंज हुआ है, ये बन गया है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ये डेटा सर्विसेज प्लस वॉइस सर्विसेज दोनों को ये कंट्रोल करता है ये। अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर ये यूज़र इक्विपमेंट जो बोले गया, अब तो मेरे पास स्मार्टफोन है, अब मैं जो है अभी मैं कॉल इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता, मैं डेटा यूज़ करना चाहता हूँ, तो चाहे वॉइस की कॉल पहले की रिक्वेस्ट पहले आती थी BTS के पास, वहाँ से जो BSC था वो MSC को फॉरवर्ड करता था। अब यहाँ पे जो है वॉइस की कॉल की रिक्वेस्ट आएगी नोड बी के पास, वो फॉरवर्ड करेगा RNC को, RNC फॉरवर्ड करेगा MSC को, इसी तरह कॉल स्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन अगर यही बंदा बोल दे नहीं है मैंने डेटा सर्विस इस्तेमाल करनी है, तो देखें रिक्वेस्ट आई डेटा की वही नोड बी के साथ, अभी नोड बी इसको हैंडल कर सकता है क्योंकि इसका हार्डवेयर चेंज हो गया है। ये रिक्वेस्ट सीधी जाएगी आपके RNC के पास, RNC बोलेगा अच्छा तुमने डेटा की सर्विस लेनी है, तो वो सीधा इसको भेज देगा आपके पास SGSN के पास, यानी अब ये डेटा के लिए ये वाला राउट इस्तेमाल होगा, सही है, और जो वॉइस सर्विसेज के लिए ये वाला राउट इस्तेमाल होगा। यानी आप देख सकते हो 3G आर्किटेक्चर जो है मेनली दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है। एक हिस्सा ये पूरा जो ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा है ये कहलाता है वॉइस नेटवर्क, सही है, और ये वाला जो हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से ये कहलाता है ये आपका डेटा नेटवर्क, यानी डेटा कनेक्टिविटी के लिए ये वाला पोर्शन इस्तेमाल होगा। बीच में EIR, VLR, HLR, AUC ये सारे रजिस्टर मौजूद हैं। MSC जो है इन्हीं से हेल्प लेते हुए ऑथेंटिकेशन करवाएगा, इन्हीं से हेल्प लेते हुए कॉल को एस्टेब्लिश करवाएगा, इन्हीं से हेल्प लेते हुए कॉल की चार्जिंग करवाएगा। इसी तरह ये SGSN जो है जस्ट लाइक MSC के तौर पे काम कर रहा होता है डेटा सर्विसेज के लिए, डेटा सर्विसेज को डील कर रहा होता है। ये क्या करेगा, ये करेगा भाई कि इन्हीं को देखते हुए EIR, VLR, HLR की मदद से देखते हुए ये देखेगा कि भाई हाँ भाई ये मेरा यूज़र है तो मैं इसको डेटा सर्विसेज देता हूँ। कैसे देगा ये मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। तो होपफुली आपको ये नोड बी और RNC का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मजीद। अभी हम ये वॉइस वाला पोर्शन है, अभी हम इसको कवर कर रहे हैं। देखिए जब कॉल यूज़र इक्विपमेंट से कॉल इनिशिएट हुई, नोड बी से आई, RNC के पास आई, RNC ने कहा कि यह वॉइस का डेटा ये डेटा सर्विसेज नहीं मांग रहा है, ये वॉइस कनेक्टिविटी मांग रहा है, तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा MSC के पास। MSC जो है कॉल को ऑथेंटिकेट करेगा, कॉल को एस्टेब्लिश करवाएगा, कॉल की चार्जिंग करेगा। अगर दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो वो GMSC को फॉरवर्ड करेगा, GMSC से कॉल जो है दूसरे नेटवर्क पे जाएगी। इस तरह वॉइस का पूरा सेटअप हो गया MSC के थ्रू, सही है। लेकिन अब यही बंदा बोले कि यार मैंने डेटा सर्विस इस्तेमाल करनी है, तो रिक्वेस्ट आई नोड बी के पास, नोड बी ने कहा अच्छा डेटा की रिक्वेस्ट है, यहाँ से RNC के पास ने कहा डेटा की रिक्वेस्ट है, इसने सीधी भेज दी आपका SGSN के पास। SGSN क्या है आपके पास, ये है सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। इसका काम क्या है, इसका काम ये है डेटा कनेक्टिविटी, या ये समझ लो ये डेटा के लिए आपका टेलीफोन एक्सचेंज है ये आपका, सही। ये वही EIR को हेल्प लेगा, VLR की हेल्प लेगा, हाँ भाई हमारा ही बंदा है, हाँ भाई इसके पास पैसे मौजूद हैं, हाँ भाई इसके ऑथेंटिकेशन करवाएगा, चलो भाई इसके लिए डेटा सेशन इनिशिएट करवा दो। अब जब डेटा सेशन इनिशिएट होगा तो यहाँ से सर्विस जाएगी आपके पास, रिक्वेस्ट जाएगी GGSN के पास। GGSN क्या है, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। ये आपके पास इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, ये इट एक्ट्स लाइक ए राउटर के तौर पे ये काम कर रहा होता है। ये IP एड्रेस एलोकेट करता है, ये पैकेट्स की राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग करता है। जो पैकेट्स आते हैं, डेटा पैकेट जो आप कनेक्टिविटी करवाते हो वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये करवाता है, सही है। और फायरवॉल के फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए हो तो आपकी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। फायरवॉल की कनेक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यानी SGSN और GGSN मिलकर आपकी
डेटा की कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करवाते हैं। अब इनके फंक्शन जो है थोड़ा सा वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। SGSN जो ये वाला है, इससे क्या क्या फंक्शन है? इससे फंक्शन ये है कि भाई मोबिलिटी मैनेजमेंट, भाई आपका मोबाइल जो है डेटा यूज़ करते हुए एक टावर से दूसरे टावर की रेंज में आ सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो मोबिलिटी हो रही है, इसको मैनेज करना जो है अब डेटा की मोबिलिटी है ना, तो SGSN मैनेज करेगा। वरना अगर वॉइस की मोबिलिटी होती है तो ये आपका MSC इसको मैनेज कर रहा होता। सेशन की मैनेजमेंट, डेटा का सेशन है तो ये MSC करे, SGSN करेगा। अच्छा, पैकेट राउटिंग एंड ट्रांसफ़र, भाई पैकेट जो बाहर से आया है वो उसकी राउटिंग एंड ट्रांसफ़र, यानी कि वो ये आपका यूज़र ये वाले नोड के बी के पास है, ये वाले नोड बी के पास है। अगर ये वाले नोड बी के पास है आपका यूज़र है तो इसका मतलब है कि पैकेट डेटा पैकेट जो है ये वाले RNC के थ्रू यहाँ पे आएगा। अगर आपका यूज़र जो ये वाले नोड बी के पास है, इसका मतलब ये कि आपका डेटा पैकेट जो है ये वाले RNC के ज़रिए इधर आएगा। तो ये जो राउटिंग, पैकेट की राउटिंग है, ये करवाना लोकल अपने नेटवर्क के अंदर राउटिंग करवाना, ये आपका SGSN का काम है। ये ऑथेंटिकेट करना, हाँ भाई हमारा यूज़र है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन करना, भाई मैंने इसको ये सर्विस, डेटा सर्विसेज के लिए इसने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इसका पैसे हैं या नहीं है, चार्जिंग और बिलिंग करना, ये सारे काम जो करना है SGSN का काम है। जब ये कॉल जो है डेटा के साथ रिक्वेस्ट जो SGSN के पास GGSN के पास जाती है, GGSN क्या करता है, वो बोलता है कि भाई IP एड्रेस का लोकेशन करना इसका काम है, पैकेट राउटिंग और पैकेट की जो पैकेट की राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग करना जो है वो इसका काम है, पैकेट को इंटरनेट पे भेजना। हाँ भाई तुमने फेसबुक की IP दे के फेसबुक की जानी भेजना पैकेट को। अच्छा, तुम यूट्यूब यूज़ करना चाहते हो, यूट्यूब के पास भेजना, वहाँ से आने वाले पैकेट लेना और अंदर नेटवर्क पे भेजना, ये सारे GGSN के काम है। ओके, होपफुली SGSN और GGSN का काम आपको समझ में आ गए होंगे। ये पूरा 3G का आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ मैंने आपको स्किप कर दी थी यहाँ पे, ये वाली स्लाइड ना, कि भाई जब हम 2G से 3G के अंदर हम आए हैं तो हमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिली है। वॉइस तो हमें पहले भी मिल रही थी, हमें हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी मिल गई है और मल्टीमीडिया सर्विसेज मिल गई हैं। तो अप टू 2 Mbps हमें सर्विसेज यहाँ पे मिल गई हैं। HSP प्लस ये टेक्नोलॉजी, यानी डेटा सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं 3G नेटवर्क के अंदर। और इसके मेन फीचर्स क्या हैं? डिजिटल वॉइस कम्युनिकेशन है, मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग मिली आपको, वीडियो कॉलिंग मिल गई, मल्टीमीडिया सर्विसेज मिल गई हैं, इंटरनेट स्पीड मिल गई आपको, बेटा सिक्योरिटी मिल गई आपको। तो ये सारी चीज़ें होपफुली अब आपको जो है 2G आर्किटेक्चर और 3G आर्किटेक्चर का मेन फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। ओके जनाब, थैंक यू।